तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो क्लास 10 का पहला टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। तो जिसमें हम लोग सबसे पहला तो बात आता है कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर होने से पहले हम लोग को कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। रियल नंबर दो चीज से मिलकर बनता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब ये डिनोट करने का तरीका है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और ये हम लोग इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। मतलब क्यू लिखने के बाद उसका सी लिख देते हैं, मतलब सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो नंबर नहीं है। ये क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर। और ये क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर। एक है मेरे पास रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले ये रेशियो ऑफ इंटीजर्स होता है। रेशियो ऑफ इंटीजर्स कहने का मतलब है कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पर पी और क्यू जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है। पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं हम लोग के पास नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4, इसी तरह से -1 -2 आगे पीछे जहां तक हम लोग जाना होगा वहां तक हम लोग जा सकते हैं। ये सब क्या है, इंटीजर। 0 से बड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जो 0 से छोटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हो गया हम लोग के पास रैशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां पर ऊपर वाला मतलब पी और नीचे वाला जो क्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए। साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर यदि 0 हो गया तो हो जाएगा, ऊपर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे यदि हमसे कोई पूछता है, हाँ, तो रैशनल नंबर क्या हो गया, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां पर ऊपर p और नीचे जो q है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर यदि 0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 3/0। अब इसका आंसर यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम सिंपली बोलेंगे ये नॉट डिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसलिए बोला जा रहा है कि नीचे जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यही ऊपर 0 लिखा हुआ रहता है, 0/3 का हम इसका आंसर बोल सकते थे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। 3/0 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। 0/3 है तो इसको क्या बोलेंगे हम, 0 बोलेंगे। हाँ, तो यदि डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ऊपर में 0 रहेगा, न्यूमरेटर तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रैशनल नंबर को सबसे पहले ये हम लोग बोल सकते हैं। इसी को डिफाइन करने का दूसरा तरीका हम लोग के पास कि रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या है कि यदि हम डिवाइड देंगे तो पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा, डिविजिबल होगा पूरी तरह से, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। मतलब आंसर जो भी आएगा डेसिमल में आएगा लेकिन पूरा तरह से क्या होगा, कट जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार डेसिमल में ही है। उसका यदि टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और वो रैशनल नंबर है, इसका मतलब उसको रिपीटिंग होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रिपीटिंग। रिपीटिंग को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो सकता है जैसे 1/2 हुआ तो 1/2 का आंसर कितना हो जाएगा, 0.5, पूरा तरह से कट जाएगा, वैल्यू आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का आंसर हो सकता है 1/3, इसको जब हम डिवाइड देंगे तो 0.3333 आगे चल जाएगा, 0.3333 इस तरह का कंटिन्यूअसली आगे चल जाएगा। इसका मतलब 3 हर बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर सबसे पहला जिसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म, रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो या फिर नॉन रिकरिंग हो, मतलब खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर।
और रैशनल और इरेशनल यदि हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि यदि हम समझना चाहें तो ये है रियल नंबर, यदि हम मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है रियल नंबर। इसमें से यदि हम इरेशनल नंबर को हटा दें, किसको हटा दें, इरेशनल नंबर को हटा दें, तो क्या बन जाएगा मेरे पास सिर्फ बचेगा रैशनल नंबर। क्या बचेगा, सिर्फ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या होता है, फ्रैक्शन वाला भी पार्ट आता है। तो यदि हम फ्रैक्शन वाला पार्ट को हटा दें, रैशनल नंबर में से फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा दें, मतलब जैसे 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह का जितना भी है उसको हटा दें, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास इंटीजर्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा, इंटीजर्स बचेगा। अब इंटीजर्स में जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको यदि हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा होल नंबर में जीरो भी आता है, यदि हम सिर्फ जीरो को हटा दें तो क्या बन जाएगा नेचुरल नंबर। इस तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रियल नंबर तक पहुँच गए हम लोग नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स में सारा होल नंबर आने के साथ साथ नेगेटिव वाला भी पार्ट्स ले सकते हैं। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन वाला भी पार्ट आएगा, और रियल नंबर में रैशनल नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, जहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है हम लोग का। तो सबसे पहले तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि √2, √3, √5, √6, मतलब जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसका स्क्वायर रूट नहीं, जैसे √4 नहीं लिखा हुआ है इसमें। √4 क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। √4 रूट में रखेगा ही नहीं, रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये सब किस में आने वाला है तुम्हारा इरेशनल नंबर में आने वाला। कुछ इरेशनल नंबर और है, जैसे पाई का वैल्यू को अभी तक कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और पाई का वैल्यू चलते रहता है 3.1419 आगे इस तरह का कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो रूट मतलब पाई जो होगा वो कैसा नंबर होगा इरेशनल नंबर। पाई का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7 सवाल सॉल्व करने के लिए 22/7। यदि कोई पूछे 22/7 क्या है तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि 22 और 7 22 क्या है इंटीजर, और 7 जो है वो भी क्या है इंटीजर्स है। तो 22/7 क्या होगा रैशनल नंबर होगा। ये ऐसे भी ये एग्जैक्ट वैल्यूज का नहीं होता, सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए होता है। और ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर है, तो किसमें काउंट होगा रैशनल नंबर में काउंट होगा। पाई का एक और वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब सवाल सॉल्व करते समय लिखते हैं 3.14। मतलब यदि हम 3.14 बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। 3.14 को यदि हम लिखना है तो क्या लिखेंगे 314 डिवाइडेड बाय 100। कितना लिखेंगे 314 डिवाइडेड बाय 314 और डेसिमल के बदले 1 और डबल 0, 314 डिवाइडेड बाय 100। मतलब ये भी रैशनल नंबर का फॉर्म हो गया, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। मतलब ये सब जितना भी वैल्यू लिखते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए सब किस में आएगा रैशनल नंबर में आएगा, इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, पाई का किस में आने वाला है इरेशनल नंबर में आने वाला है, लेकिन 22/7 किस में आने वाला है तो रैशनल नंबर में आने वाला है। समझ में आ गया रैशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहचानना है कि कौन रैशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है। तुम यहाँ पे गौर करो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.01 फिर 0.1 फिर 0.1 फिर 0.1। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 0.1 यहाँ पर क्या होता है रिपीट हो रहा है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 जो रिपीट होता है उसको हम क्या लगा सकते हैं 12 लगा सकते हैं। मतलब ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है रैशनल नंबर है। अभी बोले क्यू से हम डिनोट कर सकते हैं रैशनल नंबर को। यहाँ पर क्या हो रहा है 0.1 उसका 0.001 मतलब 2 0 के बाद 1 फिर 3 0 के बाद 1 फिर 4 0 के बाद एक 1 आ गया। यहाँ पर कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न देख के हम जरूर बोल सकते हैं कि अगला चीज क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 0 के बाद एक 1 है, यहाँ 2 0 के बाद एक 1 है, फिर 3 0 के बाद एक 1 है, फिर 4 0 के बाद एक 1 है। इसका मतलब 5 0 के बाद एक 1 होगा, 6 0 के बाद एक 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा है। हर बार जो नंबर है वो चेंज होते चल जा रहा है। इसका मतलब ये जो है वो कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। क्यों लिखने के बाद उसके ऊपर सी लिख देते हैं, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट है उसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर को छोड़कर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिर 0.12, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0.12 पे बार लगा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो हम क्या बोल सकते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पर क्या रहा, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है, दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है, या फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में कितना इरेशनल नंबर हो सकता है। कोई भी दो नंबर के बीच में कितना नंबर हो सकता है रैशनल नंबर, यदि हम बात करते हैं जैसे 1 है और यहाँ पर 2 है, इसके बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है यदि कोई पूछे, तो हम आंसर बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी मतलब बहुत सारा हो सकता है, सिर्फ दो या एक नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इसको बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई बोलेगा 1 से 2 तक हम 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा स्केल में होता है। हम बोलेंगे नहीं 10 में कहाँ है, 100 में कर दो, कोई बोलेगा 1000 में कर दो, कोई 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितना भी हो सकता है। तो बहुत सारा, जितना हम करना चाहे उतना सारा हो सकता है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है, इनफाइनाइटली मेनी। दो रैशनल नंबर के बीच में कितना इरेशनल नंबर होता है, तो उसका भी आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी। क्योंकि जैसे ई लिखा हुआ है 1 से 2 के बीच में, हम लिख सकते हैं 1.01, 001, फिर 002, 003, इस तरह करते हुए चेंज कर सकते हैं हर बार। तो बहुत सारा लिखा जा सकता है। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। दो इरेशनल नंबर भी लेंगे, यहाँ इरेशनल लेंगे, तो भी बहुत सारा इरेशनल नंबर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यदि कोई पूछे कि कितना रैशनल नंबर हो सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में वो जो क्वेश्चन है जो हर बार हमेशा पूछता है, प्रूफ करने वाला देता है, लेकिन प्रूफ करने से पहले एलसीएम एचसीएफ का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग के पास, तो पहले हम लोग उसको देखेंगे, फिर प्रूफ में जाएंगे कि एलसीएम एचसीएफ पहले देख लेंगे कि सिंपल एलसीएम एचसीएफ किस तरह से होता है। ऐसे यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ते थे हम लोग, वो सिलेबस में नहीं है, वो खत्म हो चुका है, पिछले साल से खत्म हो चुका है, तो इस बार भी नहीं है। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पार्ट हटा देंगे, इसको लिख लो जल्दी से। इसके बाद हम लोग का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स मतलब ये सिंपल सा कॉमन सेंस वाला तो स्टेटमेंट है, यदि हम बात करते हैं तो यदि ध्यान दें तो बोलते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली, every composite number can be uniquely expressed as a product of primes except for order in which these prime factor occurs। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट आए, एक प्राइम और एक होता है कंपोजिट। चलिए हम प्राइम और कंपोजिट को समझेंगे, नहीं तभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला है प्राइम और दूसरा है कंपोजिट। पहला हो गया प्राइम नंबर और दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर। क्या हो गया, प्राइम नंबर, और दूसरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका दो डिफरेंट फैक्टर हो, ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं, सबसे पहले हम बोल सकते हैं ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। फैक्टर मतलब जो दो अलग अलग टेबल से कटता हो, सिर्फ दो, मतलब किसे किसे कटता हो, एक होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ। एक होता है 1 और दूसरा क्या होता है इटसेल्फ, मतलब अपने आप से, एक खुद से कटे और एक 1 का टेबल से कटे। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2, फिर हम लोग का 3, फिर हम लोग का 5, फिर 7 के बाद यदि हम बात करते हैं तो होगा 11 के बाद होगा 13 के बाद होगा 17 के बाद होगा 19, इसी तरह से चलते चलेंगे। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, जितना भी नंबर होगा वो सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 1 यहाँ पर इसलिए नहीं आता है क्योंकि 1 जो है वो खुद से कटता है और 1 से कटता है, दोनों बात सेम ही है, दो डिफरेंट फैक्टर नहीं होता उसके थ्रू। इसलिए प्राइम नंबर जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि जो 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, मतलब जो प्राइम नंबर होते हुए इवन भी है, और जितना भी नंबर है सब ऑड है। जितना भी प्राइम नंबर है सब क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसका मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करना क्या है, यदि नंबरिंग का स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3 इसमें आ चुका है प्राइम नंबर में। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो सबसे पहला आएगा 4 किसे किसे करता है, 1 से,
2 से 4 से, 1 से 2 से 4 से। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 6, तो 6 किसे किसे करता है, 1 से 2 से 3 से 6 से, 1 से 2 से 3 से और 6 से करता है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4, 4 के बाद होगा 6, 6 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा 9, 9 के बाद होगा 10, 10 के बाद होगा 12, 12 के बाद होगा 14, इस तरह करके चलते चल जाएगा। ये हो गया मेरा प्राइम नंबर और ये हो गया मेरे पास कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है ये हम लोग सीख लिया। अभी इसी स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं। बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ले लिए 6, तो 6 को जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2 का टेबल से जाएगा 3 बार में, और यदि और हम यदि तोड़ना चाहें तो 3 का टेबल से जाएगा 1 बार में। मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 1। 6 को हम यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2 into 1। सिर्फ चेंज किए हम ऑर्डर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into 2 into 3। इसी को 1 into 3 into 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर आ रहा है 2 एक ही बार आ रहा है, 3 एक ही बार आ रहा है और 1 एक ही बार आ रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब 6 को और अलग ढंग से लिखने का कोई तरीका नहीं है हम लोग के पास। यदि 6 है तो उसमें एक 2 होगा, एक 3 होगा, और यदि लिखना होगा तो एक 1 भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं हम, उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इसमें 2 पहले लिखा हुआ है, नीचे वाला में 2 बाद में लिखा हुआ है, इसमें भी 2 बाद में लिखा हुआ है, सिर्फ हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। जो फैक्टर होगा वो सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पे हम 10 लिखें तो 10 को हम क्या लिखेंगे 2 into 5 into 1। इसी 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 1 into 2 भी लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 1 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया है इसको हम प्राइम क्यों बोले, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्यों बोले, क्योंकि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो प्राइम नंबर के फॉर्म में जुड़ेगा। 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये 1 प्राइम नहीं है, ध्यान रखना है, 1 को नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। वही स्टेटमेंट ऊपर में बोला गया। इसीलिए हम बोले थे कि सिंपल स्टेटमेंट सिर्फ वैसा लिख दिया है, लेकिन स्टेटमेंट वैसा कुछ है नहीं, बेसिक चीज है यदि हम लोग समझना चाहें तो। लेकिन ये टिक लगाने वाला में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर वहां जो यूनिकली है उसको छोड़ा जा सकता है, यहाँ या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर। ध्यान में रखना है कि ऑर्डर को छोड़कर जितना भी नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको प्रूव करना है, मतलब दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। हम लोग अभी पढ़े कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। यदि हम 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दिए तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5 into 11 into 30 plus 30। मल्टीप्लाई करके जोड़ने वाला काम नहीं करना है, फिर उसका फैक्टराइजेशन नहीं करना है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ये पूरा मल्टीप्लाई में दिया हुआ मतलब ये एक साथ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है मतलब ये दूसरा टर्म है। यहाँ पर दोनों में क्या है 13 है, तो दोनों से हम 13 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हम दोनों से में से क्या किया, 13 को कॉमन ले लिया। तो कॉमन जैसे लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 into 11, यहाँ बचा 5 into 11, यहाँ बचा +1। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आएगा 30 इंटू, यहाँ पर भी एक नंबर आएगा जो आएगा 5 into 11 55 +1 कितना आएगा 56। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। मल्टीप्लाई में दिख रहा है कि मतलब 13 से भी डिविजिबल होगा, 56 से भी डिविजिबल होगा, और 1 से तो हम लोग ले ही सकते हैं, तो 2 से ज्यादा होगा। लेकिन हम 56 को भी तोड़ सकते हैं, यदि हम देखें तो किससे तोड़ सकते हैं, हम 56 को भी तोड़ सकते हैं। 2 बार में तोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28, फिर 2 बार में तोड़ेंगे तो 40, फिर 2 बार में 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ था एक्चुअली में, ये नंबर 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 1 से तो कटेगा ही कटेगा।
तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, इसका क्या हो गया 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस नंबर हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सेम यही काम हम लोग को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर तुम देखो इस जितना भी नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है सब इसमें लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उसके साथ ही प्लस में लिखा हुआ है। मतलब 5 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है। 5 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 से कटेगा ही कटेगा, बाकी जो एक नंबर आएगा उससे भी कटेगा और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा और 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो इसको बना लेना है और इसको उतार लेना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n, कोई नंबर है जो 4 की पावर n का फॉर्म का है, मतलब उसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर n के फॉर्म में, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 इस तरह करके चलेगा। कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, कभी भी उसका एंडिंग मतलब लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा, या फिर बोल लो यूनिट डिजिट यदि हम काउंट करेंगे तो पहले हम समझा सकते हैं कि एक्चुअली में हो क्या है। जैसे n बराबर 1 लिखेंगे हम, तो n बराबर 1 लिखेंगे मतलब 4 की पावर 1 कितना होगा, 4 आएगा। n बराबर 2 यदि हम लिखेंगे, n बराबर 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि n बोला था नेचुरल नंबर, n को 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 आएगा जो आएगा 16। n को यदि हम 3 रखेंगे तो 4 की पावर 3 आएगा जो आएगा 64। n को 4 रखेंगे तो 4 की पावर आएगा 4 जो आएगा 256। मतलब या तो 4 आने वाला है लास्ट में या फिर 6 आने वाला है, या तो 4 आने वाला है या फिर क्या आने वाला है 6। वही चीज बोल रहा है कि कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, कभी भी 0 के साथ समाप्त नहीं होने वाला है। ये तो साफ साफ दिख गया यहाँ से। अब यहाँ पर यही चीज को हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख के समझाना है। स्टेटमेंट के तौर पर क्या करना है, लिख के समझाना है कि क्यों 0 के साथ इंड नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 0 के साथ इंड होने के लिए एक हमको कम से कम 2 चाहिए और एक हमको कम से कम 5 चाहिए, क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलकर ही बनता है 10। जब तक 1 2 और 1 5 नहीं मिलेगा तब तक 0 नहीं आने वाला है। 0 नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। ठीक, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ मेरा दिया हुआ है कोई भी नंबर जो फॉर्म है 4 की पावर n का, 4 की पावर n यदि दिया हुआ है इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 की पावर n। 4 मतलब 2 into 2, 4 मतलब 2 into 2 की पावर n, मतलब जो भी पावर जाएगा वो 2 का पावर में ही जाएगा, जो भी पावर जाएगा वो किसका पावर में जाएगा, 2 का पावर में। हम अभी क्या बोले कि एक 0 होने के लिए मतलब एक 10 होने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। हम पावर यदि चेंज करेंगे तो ये जो फैक्टर है जो यहाँ पर दिख रहा है वो तो चेंज नहीं होगा कभी, मतलब ये हमेशा 2 और 2 ही बना रहेगा। ये जो यहाँ पर जो नंबर है ये तो कभी चेंज नहीं होगा, हर बार क्या बना हुआ रहेगा, 2 into 2 ही बना रहेगा। ऊपर वाला भले चेंज हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी 5 नहीं आने वाला है। पावर में 5 आ सकता है, पावर में 5 आने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 2 into 2 वही चीज आने वाला है, 10 नहीं होने वाला है कभी। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि 10 होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एक 2 होने के साथ साथ एक 5 भी चाहिए हमको, तो 2 into 5 कभी 10 बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं है, सिर्फ इसका फैक्टर क्या है, 2 है। 4 की पावर n कंटेन ओनली 2 as a factor, 2 as a factor and not contain 5 as a factor. This means it can't be, वही स्टेटमेंट लिख देना है, बोला है कैन नेवर बी, कैन नेवर भी लिख सकते हैं। दिस मीन्स इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी एंड विथ 0 because
for large digit 0 because for large digit 0 factor must be 2 and 5। लार्ज डिजिट होने के लिए फैक्टर कम से कम 2 और 5 होना चाहिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है एक बुक में, वहां पे 6 की पावर n लिख दिया है, तो 6 की पावर n लिख दिया मतलब सेम इसी तरह से होगा 6 की पावर n, इसका मतलब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n लिख सकते हैं, मतलब इसका फैक्टर जो है वो 2 है और 3 है, 2 और 3 है तो फिर उसमें 5 है ही नहीं, 5 नहीं है तो 10 कभी आ जाएगी, 10 आने के लिए 1 2 चाहिए और एक कम से कम क्या चाहिए 5 चाहिए, जो है ही नहीं तो आएगा ही नहीं आएगा, इसका मतलब वो भी कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको पहले तोड़ के देखेंगे, उसमें 2 और 5 यदि आ रहा है इसका मतलब वो एंड हो सकता है 0 के साथ, नहीं आ रहा है इसका मतलब 0 के साथ एंड नहीं होगा। जो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 6 1 जो एक नंबर दिया हुआ है, तुम गौर करो इसको तोड़ा गया है, सिंपली तोड़ा गया मतलब इसका फैक्टराइजेशन किया गया है, इसको हम लोग सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। जैसे 6 1 2 है तो इधर यहाँ से 2 निकाल दिया गया तो इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ क्या बचेगा वो लिख देना है एक तरह से। तो यदि 2 से इसको यदि हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 306, मतलब इस बॉक्स में क्या बचेगा 306 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 का 6 और 0 और 6 होगा या नहीं होगा। इसका डबल करके देख लो, 300 का डबल 600 और 6 का डबल 12, 612 आ जाएगा। अब फिर इसको तोड़ा गया, ये 306 को फिर तोड़ा गया, इधर 2 लिखा गया इधर खाली छोड़ दिया गया, इसका मतलब इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दिया गया 153 हाँ 150 का डबल 300 होता है, तो 336 होगा, तो 306 जो है इधर यदि 2 लिखा हुआ है इसका मतलब इस जगह पर क्या आने वाला है 153 लिखा हुआ है। अब इधर देखो 153 में 2 पार्ट फिर हुआ है इसका, तो यहाँ पर 51 लिखा हुआ है तो यहाँ पूछ दिया है, इसका मतलब इधर 51 का टेबल से इसको काट के देख सकते हैं, तो 51 का टेबल से यदि हम ध्यान से देखें तो 50 का 3 टाइम्स करते हैं तो 150 आ जाता है, 1 1 1 1 हर बार आएगा तो 3 बार में आ जाएगा, तो 51 इनटू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लास्ट स्टेप बचा है यहाँ पर, ये 51 को भी तोड़ा गया है तो इधर लिखा कितना गया है 3, तो इधर कितना होगा, इधर यदि 3 लिखा हुआ तो यहाँ पर कितना होगा, तो 3 का टेबल से काट के देख लो, 17 3 51 होता है, 17 3 जा 51, मतलब 3 का टेबल से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है 17 आने वाला है, 17 आने वाला है। तो इस तरह का एलसीएम एचसीएफ देखने को मिल सकता है, बीच में एक जगह लिख दिया एक जगह छोड़ दिया, मतलब इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है, डिवाइड देने वाला काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते चल जा रहा है। हाँ तो यदि समझ में आ गया तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है कि कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 120, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ कितना होगा, फिर यहाँ लिखा हुआ है 2, तो यहाँ कितना होगा, फिर आगे जा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ कितना होगा, फिर अगला लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है, क्या आंसर होगा बताना है कि क्या होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर अगला दिन हम लोग करेंगे, इसको लिख लो।